चैट खोल दीजिएगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या आप देख पा रहे हैं और आवाज़ बिल्कुल आ रही तो एक बार कमेंट करके बता देंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है बिल्कुल क्लियर? एक बार कमेंट करके बताएंगे। ओम प्रकाश, प्रीति कुमारी, आशुतोष पटेल, आवाज़ में कोई दिक्कत है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लियर है? ओके। तो आज का टॉपिक जो हम लोगों का है वो है समानांतर चतुर्भुज। जैसे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने जनरल कोरिलेटरल पढ़ लिया है, स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया। ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो देखिए बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बट क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं कभी कभी, ठीक है। वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बेसिक क्वेश्चन आते हैं। समानांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज सा मतलब रोम्बस से आते हैं। अब इसमें देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ज्योमेट्री में भी आते हैं और साथ में मेंसुरेशन में भी आते हैं। इन दोनों का हिस्सा दोनों जगह अलग अलग होता है। ओके, सब कुछ क्लियर है। चलिए तो फिर आगे शुरू किया जाए। तो समानांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं? ठीक है, समानांतर चतुर्भुज को हम बोलते हैं इंग्लिश में पैरेललोग्राम, ठीक है। ये कैसा दिखता है? सबसे पहले तो ये इसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं और बराबर होती हैं। तो ऐसा तो सबके साथ होता होगा। समानांतर चतुर्भुज का मतलब ये हुआ कि वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, रेक्टेंगल में भी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। तो वर्ग रेक्टेंगल की कुछ अलग प्रॉपर्टी है, जैसे उसमें क्या होता है कि एंगल साथ में 90 डिग्री बनाती है, लेकिन यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल 90 नहीं बनाएंगे, तो ये समानांतर चतुर्भुज सिर्फ बोलेंगे। ये दोनों बराबर, जैसे अगर ये वाला ए है तो ये वाला भी ए होगा, ये वाला बी है तो ये वाला भी कितना होगा? बी होगा। तो ये ए बी होंगे और आमने सामने की बजाय समानांतर होंगे, जैसे ये वाला इसके समानांतर, ये वाला इसके समानांतर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये समानांतर चतुर्भुज होगा। अगर ये 90 हो जाता, ये चारों एंगल 90, तब ये समानांतर चतुर्भुज नहीं, ये क्या बन जाता? रेक्टेंगल बन जाता, जैसा कि आपने पढ़ चुके हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इसमें पहला जो इसका केस बनता है, यानी पहला चीज इसमें क्या आता है, हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहला पॉइंट एरिया के बारे में। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें एक चीज आपके पास होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? हाइट होना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए हाइट यहाँ बना सकते हैं हम ऐसे, हाइट ये वाला हाइट है, मान लेते हैं ये हाइट है, इसकी वैल्यू हमने h मान लिया। तो इसमें जो जैसे अगर ये हाइट इस वाले साइड पे है तो ये वाला बेस इंटू में हाइट होता है, बेस इंटू में हाइट, यानी ये हमारे पास क्या होता है? b इंटू में h होता है। b इंटू में h मतलब अगर हाइट हम इस वाले पे बनाते हैं तो ये a इंटू एच हो जाता है, या b इंटू एच, दोनों से हम निकाल सकते हैं, जिस पे भी हाइट दिया हो। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको बेस पता होना चाहिए और साथ में क्या पता होना चाहिए? हाइट पता होना चाहिए। अच्छा, ऐसा कैसे हुआ? अगर किसी को लगता है कि ये कैसे आ गया, b इंटू एच कैसे आ गया, तो ये भी मैं बता सकता हूँ कि b इंटू एच क्यों आया, ठीक है। ये b इंटू एच क्यों हो गया, सबसे ये भी एक क्वेश्चन है आपके पास कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये मैं यहाँ देख लेता हूँ, जैसे कि
अगर कोई समानांतर चतुर्भुज है, ऐसे देखिएगा, सभी के सभी जो समानांतर चतुर्भुज होते हैं वो ट्रायंगल से निकलते हैं। जैसे हमने इसमें एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे, और इसकी हाइट हमने यहाँ से यहाँ दे दिया, ये वाली हाइट, और ये वाला हमने मान लिया कि बी है। अच्छा, और यही सेम हाइट यहाँ से यहाँ भी हो गया, इसी वाले साइड पे यही वाला एच यहाँ भी है और ये वाला एच यहाँ, मतलब इन दोनों लाइन के बीच की दूरी है, ठीक है। तो ये वाला बी यहाँ पे, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बी एच, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बी एच। दोनों को जोड़ देंगे अगर हाफ बी एच और प्लस हाफ बी एच, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया जो होगा, इसका क्षेत्रफल होगा वो b इंटू में h आ जाएगा। अगर इस वाले साइड पे दिया है तो, ठीक है, अगर इस वाले साइड की हाइट इस पे भी दिया जा सकता है तो a इंटू एच हो जाएगा। स्क्रीन चेंज कर लें। इसमें क्या विजिबिलिटी कम है क्या? इसमें विजिबिलिटी कम है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ से ये होगा। अच्छा, यहाँ से भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं, आगे वाले पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाँ, इस पे देख लेंगे। तो ये हमको पता चल गया सबसे पहला चीज इसके एरिया के बारे में। हाँ, ये इसका एरिया हो गया, सबसे पहला पॉइंट इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। अगर हमको हाइट दिया होगा तब, समानांतर चतुर्भुज में ये हाइट दिया होगा तभी होगा। तो ये एरिया हमारे पास हो गया। ये वाला अगर बेस दिया, अगर ये देखिए डिपेंड करता, अगर मान लीजिए ये ऐसा रहता, कैसा रहता, ये ऐसा रहता, समानांतर चतुर्भुज है, ये वाला ए है, ये वाला ए, अगर हाइट इस पे मान लीजिए दिया रहता ऐसे, हाइट इस पे h, देन इसका एरिया क्या हो जाता, a इंटू एच हो जाता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर से समझिए, और चीज़ें भी समझिए, एरिया में ही अभी और समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक तरीका और होता है निकालने का, कि जैसे ये वाला हमारे पास a है, ये वाला हमारे पास b है, तो ये भी b होगा, ये भी b होगा। अगर इसमें मैं डायगोनल ऐसे बना दूं, अभी डायगोनल पे हम ज़्यादा नहीं, अगर ये वाला एंगल थीटा दिया हो तो ये वाला भी थीटा होता है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, ठीक है, और सेम रोम्बस में भी ऐसा होता है। तो ये आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसका एरिया निकालें, तो हमने एक ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जैसे अगर ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला थीटा है, तो इसका एरिया जो होगा हाफ ए बी साइन थीटा से भी निकलता है। तो ये हो जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा, और सेम इस तरीके से ये भी देखिए, ये वाला a है, सॉरी इसको a बना लेते हैं, ये b है, तो ये भी होगा हाफ ए बी साइन थीटा। तो एरिया का एक फार्मूला और, एरिया का एक फार्मूला और आ गया आपके पास। इन दोनों को जोड़ देंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला हमारे पास एरिया का क्षेत्रफल का ये भी होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी दोनों साइड दिया रहेगा और किसी एक एंगल दे देगा, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला, कोई भी एंगल दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ देगा। हाइट एंड डिस्टेंस देख लेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस अभी आगे कराएंगे, अभी पहले हम लोग इसको देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज़ और समझते हैं एरिया में, कि और क्या हो सकता है एरिया पैरेललोग्राम में। जैसे ये वाला a दिया है, ये वाला b दिया है, ये वाला हमारे पास, चलिए a भी दिया ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये समानांतर चतुर्भुज है हमारे पास और इसमें डायगोनल दिया हो, क्या दिया हो, डायगोनल। ये वाला डायगोनल हमारे पास d1 है और ये वाला डायगोनल हमारे पास क्या है, d2 है। कोई भी एक एंगल दे दे थीटा, कोई भी एक एंगल, जो भी दोनों में से कोई भी दे दे, तो इसका एरिया का एक फार्मूला और बन जाएगा। जैसे ये मैंने बताया था शुरू में जनरल क्वाड्रिलेटरल में, कि सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए एरिया का फार्मूला बन जाएगा क्या, हाफ d1 d2
साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा ये वाला एंगल है, यहाँ पे थीटा, इसमें से चारों में से कोई भी रहेगा तो वहाँ पे काम करेगा। या तो ये एंगल है, या तो ये रहे, या रहे, कहीं भी थीटा, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। क्योंकि ये थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, फिर ये भी थीटा होगा, ये 180 माइनस थीटा होगा, तो कहीं से भी दिया होगा। नोट करने के लिए आपको टाइम की जरूरत नहीं चाहिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपको अपलोड हो जाती है। जो पीडीएफ आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको अपलोड करके दे दिया जाता है, तो आप वहाँ से चेक कर लेंगे। आपको नोट्स नहीं बनाना है। अगर नोट्स बनाना भी होगा तो आप बाद में आराम से बनाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा फिर अगर इसको समय दिया जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया हाफ d1 d2 साइन थीटा। अभी आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, लिखने पे नहीं, अभी लिखना नहीं है आपको, ठीक है। बाद में आप इसको नोट्स बनाइएगा दोबारा जब देखेंगे तो। स्पीड स्लो करके बना सकते हैं, स्पीड जो पढ़ लिए रहेंगे वो तेज करके भी देख सकते हैं, दोनों ऑप्शन आता है आपके पास। तो ये हो गए 3 तरीके जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे बेसिक वाला, यहाँ वाला। एक तो सबसे ज़्यादा यूज मेंसुरेशन में ये वाला होता है, BH या AS जो भी होगा। दूसरा ये भी आपसे मिल सकता है, थीटा दिया हो। ये सब RRB NTPC में छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, पैरेललोग्राम से, समानांतर चतुर्भुज से, ALP में कई क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, जैसे इससे भी यूज़ किया जा सकता है, कहीं आपको इसका भी यूज़ मिल सकता है, जनरल कोऑर्डिनेटर वाला। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट? अच्छा, और कुछ जानना इसके बारे में, जैसे क्या क्या चीज़ें, जैसे एक चीज़ तो आपको बहुत बेसिक चीज़ समझना होगा कि जैसे ज्योमेट्री का ही हिस्सा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को मेंसुरेशन में भी लगा सकते हैं। ये वाला एंगल अगर थीटा होगा, ध्यान समझिएगा, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ये दोनों लाइन अगर मैं इसको बढ़ा दूं ऐसे, तो ये वाला थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ध्यान समझिएगा, ये वाला थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये दोनों समानांतर हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर एक लाइन पे जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 180 बनता है। तो ये थीटा तो अंदर वाला जितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 180 माइनस में थीटा। तो हमने जो देखा कि इन दोनों का जो संगत कोण है, संगत कोण का मतलब ये वाला इसके साथ वाला संगत कोण होता है। ये दोनों एक साथ के मिलते हैं तो संगत कोण बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है इसको हिंदी में। जैसे इसको हम बोलते हैं संगत कोण, इसको हम क्या बोलते हैं, संगत कोण। कभी कभी संगत कोण बोला जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये दोनों एक साथ वाले कोई भी हो सकते हैं, मतलब गैप वाले नहीं। इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल, ये दोनों अपोजिट होंगे। ये दोनों साथ वाले होंगे तो इनको हम बोलते हैं संगत कोण। ये भी क्या होगा, संगत कोण। तो संगत कोण का जो योग होता है, योग, ये ऑलवेज 180 होगा। कैसे 180 हुआ? अभी आपने देखा कि ये थीटा था तो ये बाहर वाला भी थीटा होगा। अंदर वाला कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। क्यों 180 हुआ? क्योंकि पूरा 180 होता है तो ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे आप तो ये थीटा से थीटा कट जाएगा, तो कितना आएगा, 180 बचेगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो थीटा थीटा कट जाएगा, तो ये सभी 180 आते हैं। अब देखिए ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कैसे थीटा हो गया? क्योंकि इन दोनों का सम भी तो 180 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होगा, 80 होगा। सेम इस तरीके से अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि इन सभी का सम, संगत कोणों का योग 180 ही होगा। यहाँ भी जोड़ के देख लीजिए, यहाँ भी जोड़ के देख लीजिए, और यहाँ भी जोड़ के देख लीजिए, सबका सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, पहला चीज। और अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल है। अपोजिट एंगल क्या होंगे, अपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इक्वल होंगे, बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, देख लीजिए, ये वाला थीटा थीटा आ रहा है, ये वाला इसके बराबर आ रहा है, तो ये बराबर होंगे, ठीक है। यहां से एक चीज समझ में आ गया। तो ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक आ गया हमारे पास कि ये हमारे पास संगत कोण हो गए। इसके अलावा अगर देखा जाए, इसके अलावा एक चीज और समझिएगा कि अगर हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है, ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है, ये वाला D है, ठीक है। तो इसमें अगर हम डायगोनल बना दें ऐसे, और इधर से भी एक डायगोनल बना देते हैं, और इसको मान लेते हैं कि ये वाला हमारे पास क्या होता है, एक D1 है, एक D2 है। जैसे ये वाला हमारे पास क्या है, D1 मान लेते हैं, और ये वाला हमारे पास क्या है, D2 है। और ये वाली साइड हमने मान लिया A है, तो ये भी A होगा, ये B मान लेंगे तो ये भी B होगा, समानांतर चतुर्भुज है। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, ये देखिए, ऐसे लिख लेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कोई 3 डेटा दिया जाता है एग्जाम में, ये NTPC में भी आ सकता है और CGL में भी आ सकता है। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर,
ठीक है, इसको ध्यान समझिएगा कि अगर ये D1 है एक D2 दोनों डायगोनल है तो ये बन जाएगा 2a² + b² बराबर में D1² + D2²। क्या ये सही है? क्या आप समझ पाए इसको? ये समझना तो था नहीं, तो मैंने सिर्फ बता दिया आपको कि ये होता है। क्यों होता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये भी ज्योमेट्री के प्रॉपर्टी से ही निकलता है, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं तो वहाँ से ही आता है ये। जैसे एक मीडियन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं इसको बताता हूँ कहाँ से आया ये, ठीक है, कहाँ से आया ये मैं समझता हूँ इसको, कि जैसे हमने ये बना लिया ऐसे समानांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज में एक चीज मैं फिर ज्योमेट्री का यूज करने जाता हूँ कि ये दोनों ये डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पहले तो डायगोनल दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये भी नोट करेंगे, ये ज्योमेट्री का हिस्सा, ये सब पता होना चाहिए आपको। डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर D1 परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर नहीं होता, ये वाला बराबर नहीं होता, ये सही है। लेकिन अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे नहीं काटते हैं, अब यहाँ पे अब हमको ये सीखना है कि इसमें एक चीज और है कि ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, डायगोनल, ये ज्योमेट्री का हिस्सा मैं बता रहा हूँ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, हिंदी में लिख लेंगे इसको, बिकड़ एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, ठीक है, सबको समद्विभाजित करते हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे ये समद्विभाजित का मतलब कि अगर ये वाला D2 था तो ये D2/2 हो जाएगा, और ये भी D2 में क्या हो जाएगा 2, ये D1 में क्या हो जाएगा 2, और ये D1 क्या हो जाएगा 2, D1/2 हो जाएगा। ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला अगर हमारे पास ये विजिबल नहीं है, इस पर हम कोई कलर और ले लेते हैं, तो अच्छा कोई विजिबल नहीं है, कलर बदलना होगा इसका। तो ये यहाँ पे अगर इतना ही देखें, अगर हम लोग ब्लैक चेक कर लेते हैं हम लोग, हाँ ठीक है, ब्लैक दिख जाएगा इस पे। तो ये वाले हमारे पास क्या होंगे, ये वाले हमारे पास क्या होंगे कि बाइसेक्ट करने का मतलब ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, ये 3 लाइन बना दे रहा है, इसके लिए भी 3 लाइन बना दे रहा है, मतलब ये दोनों इसके बराबर, ये इसके बराबर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल नहीं चल रहा है, ये चल रहा है पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज चल रहा है। समानांतर चतुर्भुज का मतलब कि सभी के सभी आते हैं। ये पॉइंट हो गया ज्योमेट्री का, डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ज्योमेट्री में बताया गया है आपको, ज्योमेट्री वाले वीडियो को चेक करिएगा आप लोग। ये परपेंडिकुलर नहीं, क्यों नहीं काटते, ये हो गया। क्यों बाइसेक्ट करते हैं, ये आता है सर्वांगसम की प्रॉपर्टी से। सर्वांगसम, ये ट्रायंगल होते हैं ना, ये सर्वांगसम हो जाते हैं सभी एक दूसरे के, इसलिए साइड क्या होती है, इक्वल हो जाती है। वो चीज़ें अलग है, वो उसको देखेंगे हम लोग अलग से। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये बाइसेक्ट करते हैं, ये चीज़ निकल गया। तो अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो फिर देखिएगा इसको, अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो इसका फायदा देखिए क्या होगा। ये डायगोनल था, ये डायगोनल था, ये वाला हमारे पास कितना था, ये वाला हमारे पास अगर D1/2 था और ये D2/2 था और ये भी D2/2 था। अब देखिए अगर ये दोनों बराबर बराबर है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ये वाला अगर A होगा और ये वाला अगर B होगा, अगर ये भी जाए तो इसको A, इसको भी कोई मान सकते हैं, तो ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये मीडियन का काम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समानांतर चतुर्भुज में, अगर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मेंस लेवल के, तो ये मीडियन का काम करता है। ये वाला क्या किसका काम करेगा, मीडियन का काम करेगा। तो मीडियन का काम क्यों करता है वो समझिएगा। मीडियन का काम इसलिए करता है क्योंकि ये मध्य बिंदु मिला है। मध्य बिंदु क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर हैं, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। ये भी मीडियन का काम करेगा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये वाला मीडियन होगा, इस ट्रायंगल में ये वाला मीडियन होगा। अगर इधर वाला ट्रायंगल देखें तो इसमें ये मीडियन होगा। और मीडियन की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई ट्रायंगल अगर हमारे पास है, अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC, ध्यान समझ लीजिएगा, ये A है, ये B है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा आता है डायरेक्ट। ये वाला अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसको हम X ले लें और ये भी X ले लें, मीडियन होगा तो दोनों बराबर होंगे। ये वाला Y ले लें अगर, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि 2A² + B² बराबर में हमारे पास आता है एक Y² और एक हमारे पास क्या आता है X²। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये बन के आ जाता है। थोड़ा सा देखेंगे, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, मैं इसको सही करता हूँ। ये 2 यहाँ नहीं होता है, ठीक है, ये 2 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है।
तो ये इसको हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम, इसको हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ये मीडियन में पढ़ाया गया होगा और वीडियो यूट्यूब पे भी होगा। अपोलोनियम थ्योरम भी बोलते हैं, अपोलोनियस थ्योरम, जो भी बोल दे, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। अपोलोनियस थ्योरम है या स्टीवर्ट थ्योरम से भी इसको हम समझ लेते हैं। स्टीवर्ट थ्योरम भी एक चीज़ होता है, स्टीवर्ट थ्योरम भी एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको पढ़ाया गया है, ज्योमेट्री के शुरुआत वाले लेक्चर में होंगे। तो ये अपोलोनियस थ्योरम में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये माध्यिका है तो इन साइड में और इनके बीच में रिलेशन, इसमें से कोई 3 दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछा जाता है, और ये बहुत कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मीडियन से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पे भी वही सेम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लगा लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में 2, और ब्रैकेट में एक तो ये वाला स्क्वायर होगा d1 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, 2 है तो, और एक क्या हो जाएगा d2 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 4। अगर ये 4 को देखें तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ओवरऑल आपको क्या समझना था, ओवरऑल आपको बस इतना ही जानना है कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ अभी कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला a है, ये वाला b है। अगर ये डायगोनल दोनों अलग अलग हैं, पहले तो बराबर नहीं होते हैं, एक d1 है एक d2 का मतलब ही है कि दोनों अलग अलग है, तो इनके बीच में ये रिलेशन बनता है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये कई बार पूछा भी गया इस तरीके से क्वेश्चन, ये हर जगह आपको मिल सकता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन एक बना देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए अपने मर्जी से कि ये वाला 7 है, ये वाला 8 है। अगर आपसे बस ये दे दिया गया कि ये डायगोनल d1 है, d1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना दिया है, 6 दिया है, तो d2 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा भी पूछा जा सकता है सीधा सीधा कि अगर एक डायगोनल की वैल्यू आपको दिया है तो दूसरा कैसे होगा। 2 कैसे आया, कहाँ पे 2 कैसे आया बताएंगे हमको। ये अपोलोनियस थ्योरम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम में 2 है पहले से, तो अपोलोनियस थ्योरम में अगर 2 होता है तो वही वाला 2 वाला यहाँ पे लगाया हमने, जैसे इसका स्क्वायर फिर 2, फिर इस वाले मीडियन का स्क्वायर, और इसमें से कोई भी एक का स्क्वायर कर लेते हैं, ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 2 है तो ये 4 हो जाएगा, बाद में 2 एक एक कट जाएगा, जो 1 2 बचेगा वो इधर आ जाएगा, जैसे 2 से 4 बार 2 तो बचेगा नीचे, तो 2 इधर आ जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो आपको ओवरऑल देखा इतना ही समझना था कि इनके बीच में ये रिलेशन होता है। अब यहाँ भी अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे कर लेंगे, 2 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर में d1 मतलब किसका, 6 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहाँ से आप d2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, क्या आप समझ पाए इसमें, या फिर कुछ और भी बताया जाए आपको, बताइए। ब्राइटनेस इंक्रीज करना है या फिर कम करना है, हाँ रूट में जो भी आ जाए उसको देख लेंगे हम लोग। तो इसमें बहुत कुछ खास तो है नहीं, यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। इसके अलावा इससे क्वेश्चन नहीं आते। अगर मेंस लेवल में कोई क्वेश्चन बनता है यहाँ से पैरेललोग्राम से, अगर आपका सबसे मुश्किल क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो वो ये वाले हैं, इस प्रॉपर्टी से आती है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन इसमें मुश्किल बनता है, बाकी और कोई प्रॉपर्टी पे बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं, और भी बनते हैं, तो और भी हम लोग देख लेंगे जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी और है। और पैरेललोग्राम से देखिए क्या पूछा जा सकता है आपसे, पैरेललोग्राम बना लेते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें कि जैसे अगर इसको डायगोनल बना लिए तो ये 50% होता है, ये भी क्या होता है 50%, पहला चीज़ यहाँ तक सही है 50%। अगर इसमें 4 भागों में डिवाइड कर दें डायगोनल से तो ये एरिया से रिलेटेड चीज़ों को समझिए, तो ये वाला 25% मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4, ये भी समांतर चतुर्भुज में काम करता है। अच्छा, इसके अलावा अगर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, हाँ एक और देख लेते हैं ऐसे भी। अगर हम पैरेललोग्राम के अंदर कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा देखिए यहाँ इस बेस को लेके यहाँ से यहाँ एक ट्रायंगल हमने बना दिया, बोला इसका एरिया कितना होगा, तो ये ऑलवेज हाफ होता है, ऑलवेज क्या होता है 50% होता है, 50% ऑफ टोटल एरिया, टोटल एरिया हमेशा ही किधर से भी बन जाए। पैरेललोग्राम ऐसा भी हो, अगर इस तरीके से भी दिया हो और ट्रायंगल हमने यहाँ भी बना दिया हो ऐसे, तो ये कहीं से भी हो, किसी बेस से बना हो, तो ये भी कितना होगा 50% होता है।
ठीक है, क्यों ऐसा होता है ये भी समझना चाहते हैं। तो इसकी हाइट अगर बनाएंगे तो ये हाइट हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा, अगर बेस मान लेते हैं तो हाफ क्या होगा, बेस इंटू एच होगा, और इसका पूरा एरिया होता है बी इंटू एच, जिसका आधा ये है, तो ये आधा है मतलब 50% है। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन लेके कराएंगे तो फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। पहले बहुत जरूरी होता है पहले कॉन्सेप्ट को समझना कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं। इस पे क्वेश्चन करा देंगे इजी इजी तो आपको लगेगा कि बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो बहुत तरीके के बनते हैं ना, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो जब आप कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन लगाते हैं और दोबारा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है आपको, तब आप वहां से सीखते हैं। जैसे अभी मैं क्वेश्चन इसके साथ क्वेश्चन बता दूंगा तो आपसे बन जाएंगे, आपको बहुत इजी लगेगा कि हाँ अभी अभी पढ़ा, आपको अभी अभी आ गया। बिल्कुल स्लो कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखा जाए। चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट। हाँ इजी क्वेश्चन अगर बोलेंगे तो एक दो करा दिया जाएगा साथ में ही। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि जैसे ये वाला ए दिया है, ये वाला बी दिया है, ये वाला बी है, ये वाला ए है, इसमें ये वाली हाइट हो गई इसकी, ये वाली हाइट हो गई h1, और एक हाइट इधर दे दिया, ये दोनों हाइट दे दिया h2। तो अगर इसका एरिया इसके थ्रू निकालें, इस तरफ से निकालें, इसको बेस मान के निकालें, तो एरिया होगा b इंटू h1, और इधर से निकालें तो ये होगा a इंटू h2। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कैसे, ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है राकेश यादव जी, इसके लिए ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ज्योमेट्री वीडियो में है अपोलोनियस थ्योरम, और ये बहुत जरूरी है अपोलोनियस थ्योरम। धुंधला अगर दिख रहा तो आप क्वालिटी बढ़ाइए, वहां से क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन से समझिएगा, क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन समझिए। ये दे दिया 8, ये वाला दे दिया 10, और ये हाइट दे दिया आपको 6, ये वाला हाइट दे दिया है h2। बोला h2 का मान बताइए, बताइए h2 का मान क्या होगा, छोटा सा चीज़ है बताइए। कुछ लोगों को सही से नहीं दिख रहा तो वो क्वालिटी का ऑप्शन आता है फ़ोन में, वहाँ से बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, ठीक है। बताइए। देखिए अभी अभी मैंने बताया था, ये वाला 8 है तो ये वाला भी 8 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। हमने बोला इसका जो एरिया होगा वो 10 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यही एरिया हम इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से अगर निकालेंगे तो 8 गुणे कितना हो जाएगा, h2 हो जाएगा। अब 2 से 4 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा, तो 15/2 आ जाएगा आंसर। h2 का मान कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। h2 का मान 7.5 भी दिया जा सकता है और 15/2 भी दिया जा सकता है। 7.5 है ये, ठीक है, 6.5 नहीं 7.5 होना चाहिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है, कोई भी पैरेललोग्राम आपको दे दिया जाए, इसके अंदर एक पॉइंट है ये वाला, ऐसे यहाँ से लाइन खींच दिया गया, यहाँ से खींच दिया गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। बोला इसका एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका है x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी ये बताना आपको, x की वैल्यू क्या होगी। ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज
समानांतर चतुर्भुज अगर है तो क्या होगा, वैसे तो ये सभी चतुर्भुज में काम करता है, कोई भी चतुर्भुज हो, वर्ग में भी काम करेगा और ये रेक्टेंगल में भी काम करता है, पैरेललोग्राम में भी करता है, रोम्बस में भी करता है, ट्रपेजियम को छोड़ दिया जाए तो, ट्रपेजियम को छोड़ दिया जाए तो ये सभी में एप्लीकेबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि इनका सम बताया गया था शुरू में 20 प्लस कितना 15 बराबर में 10 प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये 20 और 15 35, 10 घट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 10 घट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 15 कैसे आ गया, इन दोनों का सम, गुणनफल नहीं, इन दोनों का सम अपोजिट वाले का, इसका सम और इसका सम हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका सम हमेशा बराबर होते हैं और ये 25 होगा। क्यों बराबर होते हैं, अब यहाँ से आपको जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम देख लेते हैं। तो एक पॉइंट इसका, लास्ट पॉइंट इसका नोट कर लेंगे समानांतर चतुर्भुज में। कोई भी पॉइंट अगर बना दिया हमने यहाँ से, ये कोई डायगोनल नहीं है, ठीक है, ये डायगोनल नहीं है। तो ये हमारे पास अगर आ गया A1, ये आ गया A2, ये आ गया A3 और ये आ गया A4। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से यही है कि A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4, ये होता है हमारे पास। A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 होगा। क्यों होता है, चलिए ये भी देख लेते हैं। जैसे अगर इसकी हाइट बना दिया जाए, अगर यहाँ से यहाँ तक हाइट बना दें H1 और यहाँ से यहाँ एक हाइट बना दें H2, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा, जैसे इसका बेस मान लेते हैं B है और इसका भी बेस मान लेते हैं B है, तो A3 का एरिया जो होगा या A1 का जो एरिया होगा हाफ B इंटू में H2 होगा। इसी तरीके से अगर हम A3 का एरिया निकालें तो हाफ B इंटू में क्या होगा, H1 होगा। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, अगर इसकी वैल्यू देखा जाए यहाँ पे जोड़ दिया तो हाफ B दोनों में कॉमन है, हाफ B दोनों में कॉमन है और ये H1 प्लस H2 है, ठीक है, यहाँ तक सही है। तो अगर इन दोनों का एरिया मिला के पूरे का एरिया देखिए, H1 प्लस H2 जोड़ दें, अगर हम H1 प्लस H2 देखें, H1 प्लस H2 देखें तो ये H के बराबर होगा, यही तो है ना पूरा H, यहाँ से यहाँ तक पूरा H तो यही होगा। तो ये हाफ B इंटू में H होगा। तो अगर इधर वाला हाफ B इंटू H है, या तो आप चाहें तो इनका भी निकाल के देखेंगे तो वही एरिया का आधा ही आएगा, ठीक है, एरिया क्या आएगा, आधा। तो आप कॉमन सेंस लगाइए ना, उस उधर का नहीं निकालते हैं। अगर ये दोनों मिलके आधा हो गए हैं तो बचा हुआ भी आधा ही तो होगा। अगर ये दोनों मिलके आधा है तो बचा हुआ भी क्या होगा, आधा होगा। इसलिए इधर वाला भी हाफ B इंटू H आएगा ही आएगा। आप लगा के भी देख सकते हैं, बिना लगाए भी। तो ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके यूज से ही आपका ये निकाला गया। यहाँ तक तो सही हो गया। तो ये था पैरेललोग्राम के बारे में। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं समानांतर चतुर्भुज में। बाकी इसमें मेंसुरेशन में क्वेश्चन अलग अलग बनाए जाते हैं। ये बेसिक हो गई, मतलब इतना अगर आपको पता रहेगा, अगर इतना चीज़ें आपको बेसिक इसके बारे में पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम के जैसे बेसिक क्वेश्चन तो आप सभी लगा लेंगे अगर इतना पता है तो। आज जितना मैंने बताया, अगर इतना आपको पता है तो बेसिक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, प्री वाले क्वेश्चन कोई भी लगा सकते हैं। अब इस पे आते हैं हाई लेवल वाले क्वेश्चन करने, यानी जो अलग अलग मेंस में पूछे आते हैं, वो सीट में आपको दिया गया है, उसको कैसे सॉल्व करना वो बताया जाएगा आपको। तो ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। लेकिन जितना मैंने अभी बोर्ड पर लिखा ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना पता ही होना चाहिए आपको बेसिक चीज़ें कि एरिया कैसे निकल सकता है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एनटीपीसी से रिलेटेड रेलवे एग्जाम में, सीजीएल प्री में, सीएचएसएल में, या फिर आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं। मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, मतलब एनटीपीसी लेवल इसमें पूरा कवर हो गया। ये जो मैंने बताया, अगर पैरेललोग्राम से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता, ठीक है, जितने मैंने बताए हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है इसमें बनना। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारे पास है, हाँ, दूसरा पॉइंट हमारे पास है रोम्बस, जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसके साथ ही आपको पढ़ना होता है। रोम्बस, इसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है कि जैसे अगर इसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर तो होती हैं लेकिन साथ में बराबर भी होती हैं। समचतुर्भुज में सामने की आमने की भुजाएं बराबर, जैसे अगर ये ए है, ये है, ये भी है, इसको वर्ग नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं बनाती हैं, ये 90 डिग्री नहीं बनाती हैं, इसलिए इसको हम वर्ग नहीं बोल सकते हैं, वर्ग नहीं बोल सकते हैं। ये रोम्बस होगा। इसका एरिया का फार्मूला कितने लोग बता सकते हैं, हम लोग बताइए, एरिया का फार्मूला कितने लोग बता सकते, क्या इसको
मेन से रिलेटेड थ्योरी इतना ही है, थ्योरी में कुछ भी नहीं था आसिफ खान जी, थ्योरी में कोई चेंजेस नहीं है, थ्योरी में चेंजेस नहीं है। अगर थ्योरी बढ़ाना होगा तो वो ज्योमेट्री का पार्ट हो जाएगा फिर, ठीक है, वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। मेंसुरेशन में इससे ज़्यादा थ्योरी होती ही नहीं है, बस अब क्वेश्चन के लेवल आप बढ़ा सकते हैं, कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे भी लगा लीजिए, प्रॉपर्टी कितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, बेसिक प्रॉपर्टी तो यहीं से निकलेगी ना, वहाँ पे कुछ भी पूछा जाएगा तो। अब रोम्बस में आपको समझना है, रोम्बस भी इंपॉर्टेंट है समानांतर चतुर्भुज से ज़्यादा। तो रोम्बस में आपको क्या सीखना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है या आप सिर्फ मेंसुरेशन पढ़ना है, वो आप डिसाइड करेंगे हमको। क्या बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं या सिर्फ आप कमेंट करके बताएंगे, उसके हिसाब से इसको पढ़ाएंगे हम। रोम्बस में क्या जानना चाहते हैं, क्या सिर्फ ग्रुप डी से रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं? देखिए कई तरीके के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ लोगों को एनटीपीसी तक पढ़ना है। देखिए ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट फॉर ओनली एनटीपीसी, ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं है, ये मैंने बनाया था, ये मैथ स्पेशल का भी पार्ट है ना, ये मेंसुरेशन हमारे मैथ स्पेशल में भी चलता है, जो एडवांस का बीओडी है, बीओडी बैच है, उसके अंदर भी ये क्लास चलती है। तो अब वहाँ पे चलता है, कई तरीके से चलता है, तो यहाँ समझेंगे। चलिए छोड़िए इसको, पहले करने से पहले हम सीजीएल मेंस तक का कवर कर लेंगे और डिटेल में भी देख लेंगे, सब कुछ देखेंगे, ठीक है। अब आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं। अब आप बताइएगा, अब जैसे हर एक चीज़ का आपको मतलब मैं समझाता हूँ। डिटेल का मतलब क्या होता है कि हम कुछ भी करेंगे तो उसका मीनिंग होना चाहिए आपके पास। हमने एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, पहला डिटेल यहीं शुरू हो जाएगा। हमने एक लाइन खींचा यहाँ पे ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल। यहाँ तक आपको पता था, यहाँ तक आपको पता था कि ये क्या होगा, हमारे पास डायगोनल होगा। अब यहाँ पे ये डायगोनल निकल गया, तो एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि ये साइड तो बराबर है दोनों, ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सही था कि दो भुजाएं अगर बराबर होते हैं तो सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। यहाँ तक बिल्कुल सही था, ठीक है। यहाँ तक आप बहुत कॉमन चीज़ है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि दो साइड इक्वल होते हैं तो सामने वाले दोनों कोण बराबर होते हैं। अब इसके अंदर नहीं चलेंगे हम लोग, अब ट्रायंगल में नहीं घुसेंगे, ठीक है। ये कॉमन चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगल में दो एंगल साइड बराबर तो दोनों एंगल बराबर होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और चीज़ समझिए कि इन दोनों ट्रायंगल के बारे में सोचिए, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में सोचते हैं, इन दोनों ट्रायंगल के बारे में। अब दोनों ट्रायंगल हैं, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, ये वाला कॉमन है। ये जो डायगोनल है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो एस एस और एस, साइड साइड और साइड से दो त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि सर्वांगसम का मतलब हर एक चीज बराबर। ट्रायंगल का मतलब हर एक चीज बराबर का मतलब क्या हो गया कि एरिया में भी बराबर होंगे, सभी भुजाएं आपस में एक दूसरे के मतलब संगत भुजाएं बराबर होंगी, सभी संगत कोण बराबर होंगे। सर्वांगसम का मतलब यही है, मतलब अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, जैसे ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, दो भुजा बराबर, तीसरा तो कॉमन है दोनों के लिए, मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब हर एक चीज बराबर हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट बाई ट्रिपल एस, ठीक है। एस 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 से कॉन्ग्रुएंट मतलब ये, अगर इसके सामने इसमें थीटा था तो इसके सामने भी थीटा ही होगा, तो इसके सामने भी इसमें क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये वाला अल्फा होगा तो इसमें भी अल्फा होगा, जो भी होगा, अल्फा बीटा जो भी मानना, मान लीजिए अल्फा बीटा ये होंगे। तो अब क्या क्या पॉइंट यहां से आपको मिला, पहला पॉइंट मिला कि अगर ये सर्वांगसम है तो इनके एरिया क्या होंगे, आधा आधा तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बराबर बराबर होंगे, जो भी होंगे बराबर, एक होगा इसका तो एक इसका होगा, 10 इसका होगा 10 इसका होगा, मतलब आधा आधा बोल सकते हैं। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज निकला कि ये जो डायगोनल था हमारे पास यहां से यहां तक, ये दोनों एंगल बराबर बराबर आ गए। मतलब ये जो डायगोनल है, डायगोनल है, बिकड़ है, पहला पॉइंट यहां से ये निकला, बिकड़ जो है ये एंगल बाइसेक्टर होता है। ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक,
कोण समद्विभाजक होता है। पहला पॉइंट आप इसको जानते रहेंगे, ये जरूरत पड़ेगी आपको कि अगर हमने डायगोनल ऐसे खींचा यहाँ पे, इसका मतलब ये एंगल बराबर बराबर आए हैं। क्यों बराबर आए? क्योंकि ट्रिपल ऐसे सर्वांगसम थे, तो इसके डायगोनल जो होंगे वो एंगल बाइसेक्टर होंगे। वो डायगोनल क्या होंगे? एंगल बाइसेक्टर होंगे। हाँ, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, बिल्कुल सही है राकेश यादव जी। तो यहाँ पे डायगोनल एंगल बाइसेक्टर, हमको उससे मतलब नहीं था, अभी ये मतलब था कि ये कोण समद्विभाजक होगा। मतलब रोम्बस में जो हमारा जो डायगोनल होता है वो कोण को दो भागों में बराबर करता है। एक पॉइंट और निकल गया कि आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। जैसे इसमें अल्फा है, इसमें अल्फा, इसमें 2 थीटा, तो इसमें भी 2 थीटा। आमने सामने अपोजिट एंगल भी साथ में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, इसके साथ एक चीज और कि ये दोनों एरिया भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों एरिया में भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर हमने ये भी डायगोनल बना दिया और ये भी डायगोनल बना दिया। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि समानांतर चतुर्भुज होंगे तो ये एंगल जो होंगे, एंगल जो होते हैं, ये दोनों का सम कितना होता है? संगत कोणों का योग 180 होता था कि नहीं होता था? जैसे संगत कोणों का योग कितना होता था? 180 होता था, इसका पूरा। और हमको पता है कि ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखिए ध्यान समझिएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2 अल्फा और 2 थीटा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा की जो वैल्यू है वो 180 होती है। ये हमने अभी अभी पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? पिछले वाले में पैरेललोग्राम में। तो ये भी पैरेललोग्राम ही है लेकिन उसका हिस्सा है। तो यहाँ से अल्फा प्लस थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 90 आ जाएगी। मतलब इन दोनों को मिला के अगर 90 है तो बचा हुआ कोण भी कितना होगा? 90 होगा। ध्यान समझिएगा, अगर ये थीटा और ये अल्फा मिला के अगर हमारे पास 90 आ गया इन दोनों का, तो बचा हुआ तीसरा कोण क्या होगा? 90 ही होगा। तो अगर यहाँ पे ये 90 है हमारे पास, ये भी 90 हो गया। सेम इसी तरीके से ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा होगा, संगत ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे हम लोग। और ये वाला थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा? थीटा। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। यहाँ भी अगर देखें तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर भी होता है, पता है? तो ये अल्फा, तो ये अल्फा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये अल्फा थीटा का भी मान 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये भी कितना होगा? 90 होगा। तो हमको एक चीज पता चल गया कि डायगोनल, यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने निकाला कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। किस पे काटते हैं? 90 डिग्री पे। ये लंब होता है। D1 परपेंडिकुलर D2 होगा। अच्छा, इसके साथ एक पॉइंट और नोट कर लेंगे कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, कभी भी बराबर नहीं होते हैं। आप खुद से देख लीजिए, इधर ये वाला बड़ा आएगा तो एक छोटा आएगा, ये कॉमन चीज़ है, ये ऐसे ही समझ लेंगे। और ये 90 डिग्री बनाते हैं। ये D1 D2 के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 है। एरिया तो अभी आते हैं, हम लोग एरिया पे आते हैं, पहले कुछ बेसिक चीज़ तो समझते हैं। तो क्या क्या चीज़ें सीखा हमने कि डायगोनल 90 डिग्री बनाते हैं, एक दूसरे को 90 पे काटते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे। ठीक है, ये पता रहेगा तो कर लेंगे हम लोग। अच्छा, इसके बाद फिर बात आती है हमारे पास नेक्स्ट पे देख लेते हैं। डायगोनल हमारे पास 90 पे काटने हैं, बराबर नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हिस्सा हमारे पास आता है ये वाला, और थोड़ा सा डिटेल में चलिए। ये हमारे पास रोम्बस हमने बना दिया, ये डायगोनल इसका, ये डायगोनल हो गया। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा कि जैसे ये वाला एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला थीटा होगा कि नहीं होगा? ये वाला अगर हमने अल्फा मान लिया तो ये भी अल्फा होगा। हम इतना ही बस देखते हैं, बाकी इसको छोड़ दीजिए। ये भी थीटा ही होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ये वाला थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। ये हमको पता है कि दोनों बराबर बराबर होते हैं, ये बराबर बराबर होते हैं। आमने सामने का कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ये भी पता है। एंगल बाइसेक्टर है तो ये पूरा कोण पता रहेगा, तो आधा भी हम निकाल सकते हैं। पैरेललोग्राम में D1 और D2 परपेंडिकुलर क्यों नहीं होते हैं? ओके, उसमें भी देख लेंगे क्योंकि समानांतर, उसमें आपका सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा वो अलग पार्ट हो गया। ठीक है, उसको हम लोग देख लेंगे अलग से। उसमें मैंने डिटेल में नहीं बताया, हमने मेंसुरेशन लेवल बताया था। इसमें ज्योमेट्री लेवल आ गया थोड़ा सा, इसमें ज्योमेट्री को इन्वॉल्व कर रहे हैं हम लोग। पहले इसको समझिएगा, एक चीज़ और समझिए, उसके बाद उस पर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना आपको है, तो ये वाली साइड अगर B होगी तो इसमें भी क्या होगी? B होगी। अब दो एंगल बराबर, एक साइड बराबर, इन दोनों त्रिभुज में ध्यान से समझिएगा, कौन सा वाला? एक ये वाला त्रिभुज
और एक ये वाला त्रिभुज, इसमें ए और एस से। अब ए एस क्या होता है, अब ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता उसमें ज़्यादा नहीं सोचना आपको। एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, फिर से सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर, संगत भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं नहीं, संगत भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, एरिया भी बराबर। तो एरिया बराबर मतलब ये दोनों संगत हैं तो ये दोनों भी निकालेंगे तो वही सेम चीज़ है, ये भी संगत आ गए। तो एरिया में तो चारों बराबर हो ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये देखना, एरिया को छोड़ते हैं अभी हम देखते हैं कि ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, संगत हो गए, संगत नहीं, ये क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब सभी के सभी भुजाएं बराबर, क्योंकि इसमें बी है तो इसमें भी बी है, बिल्कुल ठीक है, ये भी बी है। अब यहाँ पे जो भी ये भुजा होगा, इसमें ध्यान समझिएगा, जो भुजा होगा इस थीटा के सामने वाला, वही थीटा के सामने वाला इसमें भी होगा, जो इसमें होगा इसके सामने। तो अगर ये d1 था तो ये d1/2 होगा, तो ये वाला भी d1 बाई कितना होगा, 2 ही होगा। सेम इसमें अल्फा में अगर ये d2 था तो ये d2/2 कर लेंगे, तो ये भी d2/2, बराबर बराबर करना इसलिए आधा आधा कर दिया गया, ठीक है। और कुछ बराबर हो, बराबर का मतलब ये ना, ये d1 है ये d2 था तो बराबर हो गए। तो इससे एक चीज, नया चीज क्या मिला आपको कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहां लिख लेते हैं एक पॉइंट, बिकड़ क्यों बाइसेक्ट करते हैं समझ गए, बिकड़ एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब जैसे बाइसेक्ट किए तो ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसलिए एरिया में भी ये क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर बराबर। तो ये चारों इसीलिए बराबर होते हैं, ठीक है। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब डायगोनल जो भी होगा, इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब ये हुआ, डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर हमने ऐसे दो डायगोनल मिला दिया तो अगर ये वाला 10 होगा तो ये भी 10 होगा, अगर ये वाला 5 है तो ये भी 5 होगा, बराबर। मतलब बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों आपस में विभाजित हो जाएंगे, ये वाला ये 10 होगा तो 5 5 में, ये 20 होगा तो 10 10 में, इस बाइसेक्ट का मतलब ये। और साथ में हमको ये 90 डिग्री भी पता है, तो अगर ये 5 ये 10 तो ये वाला भुजा निकल जाएगा हमारा। भुजा आपसे पूछ लिया गया तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इससे बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन इस पे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, और एनटीपीसी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे यहाँ छोटा क्वेश्चन में ऐसे बनेगा आपके पास, किसी समानांतर चतुर्भुज की दोनों डायगोनल क्रमशः, देखिए ऐसे दे दिया, किसी समानांतर चतुर्भुज की दोनों बिकड़ क्रमशः 12 और 16 सेंटीमीटर हैं, 12 और 16 सेंटीमीटर हैं। तो आपसे पूछा क्या जा सकता है, फाइंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों पूछा जा सकता है आपसे। चलिए बताइए, अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे निकालने का तरीका सोचिएगा। हमने कोई फार्मूला इसके लिए नोट नहीं करवाया आपको, चाहते तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी बता सकते थे आपको कि डायगोनल दिया रहेगा, भुजा निकालने का फार्मूला क्या होगा। अब फार्मूला आप खुद से क्रिएट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि आपको रटना नहीं पड़ता कोई चीज़, आप खुद से फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। यहाँ पे खुद से जब बनाना सीख जाएंगे तो वो सबसे बड़ा चीज़ होगा आपके लिए जानना। बताइए। अब देखिए बिना फार्मूला का आप कैसे लगाते हैं इसको। D1 कोई भी मान लीजिए, 12 अगर ये वाला मान लेंगे तो ये वाला 6 6 में बढ़ जाएगा। अभी अभी मैंने बताया था
कि जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हमने बराबर बराबर लिख लिया। एक 16 था तो हमने 8 8 लिख लिया। और अभी अभी हमने ये भी प्रूव किया था कि ये इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 है तो 6 8, तो ये वाला कितना हो जाएगा 10। तो हमको निकल गया साइड। साइड तो हमने निकाल लिया, बाकी एरिया भी निकालना सीख जाएंगे थोड़ा देर में। एरिया का फार्मूला भी हमने बताया नहीं, तो एरिया भी बता देते हैं आपको। चलिए एरिया भी डिस्कस कर लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है। अगर सिर्फ साइड दिया रहेगा और ये वाला एंगल दिया रहेगा, अगर साइड दिया रहेगा एंगल दिया, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। हमको पता है, अभी पढ़ा था हमने, बराबर बराबर होते हैं। ये वाला 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये भी 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था आमने सामने, इनका कोण 180 होता है, आमने सामने के बराबर होते हैं। तो अभी अभी हमने ये पढ़ा, तो एरिया निकालने का एक फार्मूला ये हो गया कि ए स्क्वायर साइन थीटा। ए स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया ए स्क्वायर, कि हमने अभी अभी पढ़ा था, अगर इसको मैं मिला दूँ यहाँ से यहाँ तक, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा ए हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा, और इस ट्रायंगल का भी होगा हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा। अगर भुजा और एंगल दिया रहेगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। 90 नहीं होगा इसमें, 90 तक अगर ये 90 दिया रहता तो वर्ग बन जाता ना, तो फिर वो अलग चीज़ हो जाता। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो एरिया हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर साइन थीटा। अगर डायगोनल दिया होगा तो, अगर डायगोनल दिया होगा तो हम हाफ d1 d2 साइन थीटा करते थे तो साइन 90 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन 90 क्यों होगा, d1 d2 साइन 90 क्यों होगा, क्योंकि इनके डायगोनल जो होते हैं वो 90 पे काटते हैं, इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम साइन 90 नहीं लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सिर्फ हाफ d1 d2 से निकाल लेते हैं, हम सिर्फ हाफ d1 d2 से निकाल लेते हैं। वैसे होता तो है साइन थीटा के साथ, तो लेकिन 90 होने की वजह से हम उसको छोड़ भी देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो या इससे लगा लीजिए या तो इससे लगा लीजिए, दोनों से हमारे पास आ जाएगा। हाइट अगर दिया है, अगर इसमें हाइट दिया है, अगर हाइट दिया है तो साइड कोई भी साइड ले लेंगे, इनटू में हाइट कर लेंगे, ए एच भी कर सकते हैं। अगर हाइट दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो कोई बात ही नहीं, तो डायगोनल दिया होगा। अगर डायगोनल भी नहीं दिया होगा तो ये वाला दिया होगा, तो कोई भी निकाल सकते हैं। तो इस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर इसका एरिया निकालना था तो हम डायगोनल से भी निकाल सकते थे। हाफ 12 गुणे में क्या होगा 16, 2 से काट लेंगे इसको 8 बार में, और ये 96 आ जाता। ठीक है, इससे भी निकल जाता। ये हो गया ना। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और लोग याद कर लेते हैं, वो मैं बता देता हूँ क्या। तो याद नहीं करना आपको, कि आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। एक फार्मूला भी लोग याद करके रखते हैं, जैसे बुक हुक में आपको कभी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप खुद से ही बना देंगे इसको। जैसे हमने ये बना दिया कि हमको ये पता था कि ये 90 डिग्री होता है, ये हमने सीख लिया है। हाँ, तो ये वाला हमारे पास कितना है, ये 90 है। ये d1 बाई कितना हो जाएगा 2, और ये d2 बाई कितना हो जाएगा 2। अगर इसको d2 मानते हैं तो ये d2 का आधा, ये d1 मानते हैं तो d1 का आधा। तो पाइथागोरस से आप बताइएगा, अगर ये वाला a है तो क्या इनके बीच में एक पाइथागोरस रिलेशन बनेगा ऐसा, d1 बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस d2 बाई 2 का क्या होगा होल स्क्वायर, बराबर में क्या होगा a स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आ जाता है d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर, ये 2 4 4 इधर आ जाएगा तो 4a स्क्वायर। तो कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया रहता है, या तो ये कभी कभी फार्मूला के रूप में लोग याद करते हैं। फार्मूला कैसे निकला वो हमने निकाल लिया। ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अमर कुमार जी। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4 से हम बराबर बराबर कर सकते हैं, वो भी कर सकते थे। जैसे इनका अमर जी का कहना है तो हम बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको पता है कि ये डायगोनल ये सर्वांगसम होते हैं, तो ये सभी एरिया 25-25% में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 25-25% में बढ़ जाती है। अगर ये वाला 6 था और ये वाला 8 था, ये 90 था, तो इसका एरिया होगा हाफ 6 गुणे कितना 8, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो ये वाला हो जाएगा 24। तो ये 25% का बराबर अगर 24 है तो 100% मतलब कितना 4 गुना पे, तो ये भी 4 गुना पे कितना हो जाएगा 96। ऐसा भी लगा सकते थे हम कि ये 25% है, एक का निकाल के हम 4 से गुणा कर लें, बात वही एक ही चीज़ है, कैसे भी कर लें हो जाएगा ये।
तो चारों एरिया यहाँ पे बराबर होते हैं। अच्छा, इसमें ये भी प्रॉपर्टी काम करती है, क्योंकि ये सभी चतुर्भुज में काम करती है ट्रेपेजियम को छोड़ के। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा वाला, ये वाला, कि जैसे अगर हमारे पास ये नहीं, अगर एक पॉइंट कहीं भी ले लिया हमने, यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। ठीक है, ये इसमें भी काम करेगा। साइन का वैल्यू कहाँ लेंगे, साइन इसमें 90 डिग्री होता है, इससे साइन की वैल्यू नहीं लेंगे। अच्छा, जो इस वाले में साइन होगा, अगर यहाँ पे अगर साइन होगा तो ये दिया रहेगा तब के लिए हो गया। कभी कभी दिया रहता ना कि एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 अंश है, भुजा दिया रहेगा, जो ये वाला फार्मूला बता रहा है ना, ए स्क्वायर साइन थीटा वाला, तो इसमें थीटा की वैल्यू गिवन होगी, देन हम रखेंगे। नहीं दिया होगा तो इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, तो डायगोनल से लगाएंगे। डायगोनल भी नहीं दिया होगा, हाइट दिया होगा, जैसा दिया होगा वैसा हम कर लेंगे। ठीक है, एरिया के हमने 3 अप्रोच बताएं, इन तीनों में डेटा के हिसाब से बदलता है। जैसे मैं फिर से बताता हूँ आपको, जैसे ये 3 फार्मूले हमने बताए एरिया के, ये वाला, तो ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में सभी जगह सभी फार्मूले लगेंगे, नहीं। कभी मान लीजिए आपको एक कोण दिया हो और भुजा दिया हो, कोण कोई भी दिया हो, इन चारों में से कोई भी कोण दिया हो, तो इस साइन थीटा के जगह रख लेंगे, भुजा का स्क्वायर करके गुणा कर लेंगे। कोई दोनों डायगोनल दिए होंगे तो डायगोनल से लगा लेंगे। अगर एरिया दिया होगा तो फिर साइड दिया होगा, ऊंचाई दिया होगा तो इससे भी लगा लेंगे। तीनों में से कोई एक ही आपका अप्लाई होगा एक समय में, ऐसा नहीं कि तीनों हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, नहीं। जब जहां जरूरत होगी वहां पे वैसा हम कर लेंगे। ठीक है, जहां पे जैसा जरूरत होगी। अब एक क्वेश्चन और लगा लीजिए आप लोग, इस पे अगर लगा ही रहे तो एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपके लिए। एक डायगोनल है आपके पास, D1 की वैल्यू और साइड की वैल्यू दिया है। हमने D1 दे दिया आपको, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ अच्छा क्वेश्चन, जो थोड़ा सोचना पड़े आपको। चौबीस, साइड हमने दे दिया 26, और आपको दे दिया जाए, चलिए 2 चीज हमने दे दिया, हम बोले एरिया निकालिए। क्या निकाला, क्षेत्रफल निकालना है, निकालिए। एक मैंने अपने से क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ये समचतुर्भुज है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में कि दिस इज अ रोम्बस विथ वन डायगोनल 24 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ रोम्बस इज 26 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। किसी समचतुर्भुज का एक बिगड़ 24 है, भुजा कितना है 26 है, तो क्षेत्रफल निकालिए। ये मैंने ऐसे ही बस बना दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको अगर इस पे मिलते हैं तो। एंगल वाले क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे इसमें, लेकिन एंगल वाला हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। बताइए, कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। भुजा दिया हुआ है और भुजा हमको पता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक डायगोनल दिया हुआ, आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? जैसे कोई भी डायगोनल को हमने मान लिया कि 24 है, तो ये वाला 12 और 12 होगा। ये वाला हमको नहीं पता, ये 90 डिग्री पता था, ये 26 है अगर, ओके। कैलकुलेशन थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया क्वेश्चन का, इसके वजह से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और रूट में आ जाएगा। आप लोगों ने वैल्यू कहाँ से ला दी है? अगर मैं यहाँ पे 26 रख लेता हूँ भुजा, तो ये वाला तो रूट में ही आएगा ना, ये वाला तो रूट में आ जाएगा। कहाँ से आंसर ला दे रहे हैं?
26 का स्क्वायर, देखिए क्वेश्चन गलत नहीं है, बस कैलकुलेटिव बन गया, मैंने एक वैल्यू थोड़ा सा बड़ा रख दिया जो रखना नहीं चाहिए था। 26 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे रूट में आएगा, तब हम एरिया निकालेंगे, तो रूट में बन जाएगा ये। और इसको करने के लिए देखिए ऐसा देता नहीं है कभी क्वेश्चन, जब भी मिलता है आपको ईजी वाला ही मिलता है, मतलब सेट करके दिया है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन भी देखे हैं इस पर वो सेट होते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को मैं फिर से सेट कर देता हूँ। ये आपको बस दे दिया जाएगा, यहाँ पे जो होगा हमारे पास ये 26 ना दे के आपको दिया जाएगा 13, मतलब वो ट्रिपलेट जरूर बनाते हैं। अगर इन केस नहीं भी बनता तो भी लग जाएगा, जैसे ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को नहीं लगा सकते थे आप। अब चलिए ठीक है, अगर आप लोगों का जितना आया वो बिल्कुल सही था। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे क्या करें, ये 13 रहेगा, और देखिए अगर ये 12 है, ये वाला 13, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो हम एरिया निकाल लेंगे, हाफ 12 गुणे कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अगर ये ऐसा रहेगा तो, अगर ये क्या रहेगा, अगर ये 13 दिया रहेगा देन ये वाला आंसर होगा। ठीक है, 13 दिया रहेगा तभी ये होगा, तभी ये ट्रिपलेट बनेगा, 90 डिग्री होगा। ये 13 का स्क्वायर माइनस 5, 12 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा। इन दोनों का एरिया निकाल लेंगे अगर हम, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं हाफ d1 इंटू d2 से एरिया इसका निकल जाएगा। अच्छा लेकिन ये, अच्छा ये एक चीज़ तो हमने भूल गया, ये एरिया तो सिर्फ इसका निकाला हमने ना, हमको पूरे का एरिया निकालना था, तो इसको ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी नहीं करेंगे, हमको पूरा एरिया चाहिए, तो उसके लिए जैसे ये वाला 5 तो ये वाला भी 5 होगा। तो एरिया अगर d1 d2 से निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाफ, और हम क्या करेंगे 10 गुणे में कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 और यानी 120 हो जाएगा। 30 चौके, वैसे भी कर सकते थे, 30 का हम क्या कर लेते हैं, नहीं 30 तो आएगा एरिया, इसका आएगा, 30 इसका होगा तो 30 इसका भी होगा, 30 इसका भी होगा, 30 इसका भी होगा, तो सब मिलके कितने बन जाएंगे, 120 बन जाएंगे। ठीक है, 30 गुणे 4 120 बन जाएंगे। और नेक्स्ट समझते हैं। इसके अलावा जो होगा हमारे पास, इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी कि रोम्बस के अंदर आप कहीं भी अगर एक ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं तो ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा आपका, ये 50% होता है। ये किसी भी तरीके से बनाते हैं, आप इधर से ऐसे बना लेते हैं तो भी ये कितना होगा, 50% होगा। इसको पता रहना चाहिए आपको, ये कितना होगा, 50% होगा। हाँ, एरिया 120 होगा, ये 50% होगा। इसके अलावा एक चीज़ और समझ लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट और दिखाते हैं आपको हम इसमें अंदर में क्या हो सकता है कि जैसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर एक कोई रोम्बस है, ये सभी में पूछा आता है, ये ज्योमेट्री का हिस्सा में आता है, लेकिन हाँ यहाँ पे भी समझते हैं कि अगर हमने इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया, इनके मध्य बिंदुओं का, ये समचतुर्भुज है, ABCD क्या है हमारे पास, रोम्बस है। ABCD ये क्या दिया है, रोम्बस, समचतुर्भुज। अगर ये समचतुर्भुज है और इनके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए ऐसे 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 और ऐसे, तो ये जो बनेगा हमारे पास PQRS, PQRS, ये क्वेश्चन पूछा था डायरेक्ट ऐसे कि PQRS विल बी, ऑप्शन रहता है आयत, ऑप्शन रहता है समानांतर चतुर्भुज, ऑप्शन रहता है आपके पास वर्ग, ऑप्शन रहता है कुछ भी दे सकता है, और एक हम मान लेते हैं कि रोम्बस ही रहा हो, समचतुर्भुज। आयत मतलब रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, वर्ग मतलब स्क्वायर, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास सब कुछ तो समानांतर चतुर्भुज के अंदर ही पड़ रहा है, ये भी तो समानांतर चतुर्भुज है। अब ये स्क्वायर बनेगा कि क्या बनेगा, क्योंकि ये रोम्बस है, सबके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ग के अंदर जब बनता है तो वर्ग बनता है, ये हमने सीखा था शुरू में, इतना कॉमन चीज था। रेक्टेंगल के अंदर बनेगा तो क्या बनेगा, अगर रेक्टेंगल के सभी भुजाओं मध्य बिंदुओं को मिला दिया, समानांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो क्या पूछा जाएगा, ऐसा पूछा जाता है। अगर ऐसा पूछा जाता है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास ज्योमेट्री वाला PDF आपके पास नहीं, आप लोगों के पास ज्योमेट्री वाला PDF आप व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है, या टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा डिटेल में दिया है। लगभग 300 से पेज के ज़्यादा क्वेश्चन का वो ज्योमेट्री का एक वो है आपका नोट्स है, उसको आप लोग पढ़िए, वहाँ पे आपको बहुत चीज़ डिटेल मिलेगा, हर एक चीज़ को।
वो ज्योमेट्री के हिस्से में आपका ये आता है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया, यहाँ पे हमने सीख लिया इसको, ये चीज़ ध्यान समझ लिएगा। ये मध्य बिंदु है तो ये क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर बनेगा तो क्यों स्क्वायर बनेगा, तो पहला क्वेश्चन। अगर स्क्वायर नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि स्क्वायर ना बने ये। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में मैं बताऊंगा हाइट कैसे निकालेंगे। इसमें हाइट कहाँ निकालना है, आया आर्यन जी, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बट हमारे हिसाब से अभी तक सही नहीं आया क्या किसी के। एप्लीकेशन में पीडीएफ है, वो एप्लीकेशन में मेंसुरेशन का पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम में मैं अलग से ज्योमेट्री का दे दूंगा। ज्योमेट्री का पीडीएफ बहुत बड़ा है ना, यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों को पता ही होगा, मैथ्स बाय डीपी सिंह नाम से है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा कॉमन चीज़ समझते हैं, ज्योमेट्री में आते हैं थोड़ा सा। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे सीखिए आप ध्यान से, बिल्कुल एकदम ध्यान समझिएगा, तभी आप इसको बता पाएंगे कि क्या है ये। हमने एक डायगोनल बना दिया ये वाला, बिल्कुल समझ गए, ये हमने डायगोनल बना दिया ऐसे। इसको मान लिया कि ये वाला है D1 है, ये क्या है हमारे पास D1 है, यहाँ तक सही है, D1 है। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप थोड़ा भी ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, बेसिक चीज़, कि अगर ये ट्रायंगल है और इसका ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला ट्रायंगल में, ये वाला पूरा, मैं ट्रायंगल को फिर से मार्क कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी इधर वाला छोड़ दीजिए, इधर वाला पे भी हम आ जाएंगे, सेम ही चीज़ आएगा, क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर ही होते हैं, ये दोनों तो सर्वांगसम होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है थेल्स थ्योरम, आपने पढ़ा होगा कि अगर ये मध्य बिंदु है तो अगर ये वाला 10 है तो ये वाला 5 होता है, ये वाला 20 तो ये वाला 10, ये आधा होता है इसका, ये वाला a तो ये बाई 2, अगर ये d तो, अगर ये d1 तो ये d1 बाई क्या हो गया 2 हो गया। रेड से थोड़ा नहीं दिख रहा है तो इसको मैं वो कर लेता हूँ, वाइट में कर लेते हैं। ये d1 है तो ये d1 बाई 2 होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तभी आप समझ पाएंगे इसको क्या है ये। वर्ग वर्ग अभी आंसर मत दीजिए आप लोग, मैं बताता हूँ क्या होगा, जो भी होगा वो तो आपके सामने ही निकलेगा, ठीक है। मैं अपने से नहीं, याद नहीं करना, आपको समझना है, एक बार समझ लीजिए, बाद में आप याद भी कर लेंगे तो चलेगा। तो ये d1 है तो ये d1 बाई 2, यहाँ तक डाउट नहीं है। क्यों हुआ d1 बाई 2, क्योंकि ये थेल्स थ्योरम से हो जाएगा। थेल्स थ्योरम ने बताया था कि अगर ट्रायंगल में ये दोनों समानांतर हैं, अगर समानांतर हैं और मध्य बिंदु पे है तो ये इसका आधा होता है, ये इसका क्या होता है, आधा होता है। पहला चीज हो गया, तो आधा आ गया। ये d1 है तो ये d1 बाई 2 होगा। सेम चीज इसके अपोजिट भी लग जाएगा, ये भी d1 बाई कितना हो गया 2, यहाँ भी आ गया d1 बाई 2। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यही चीज इधर रिपीट करूं, ये वाला बना दूं, ये वाला देखिए, ये वाला डायगोनल बना दूं ऐसे, और इसका नाम हमने दे दिया ये d2 वाला है, ये वाला क्या है d2 वाला, तो ये d2 है तो इसका भी ये मध्य बिंदु है, तो ये d2 बाई 2 हो गया, और ये d2 है तो ये भी d2 बाई 2 हो गया। अब वर्ग वाले हमको बताएं, वर्ग वाले जितने लोग वर्ग का आंसर बताए वो थोड़ा सा बताएं। रोम्बस भी नहीं होगा, पहले चीज समझिए कैसे। आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई, ये d2 बाई 2 है, ये d2 बाई 2 है, ये d1 बाई 2 है, d1 बाई 2, चारों भुजाएं अगर बराबर होती तब तो हम बोलते हैं या तो रोम्बस या तो वर्ग। तो ना तो रोम्बस होगा और ना तो वर्ग होगा, ये तो फाइनल हो गया यहीं पे। अब बचा इन दोनों में कौन सा वाला होगा। देखिए दोनों में कौन सा वाला होगा वो अभी हम प्रूव करते हैं बाद में, पहले ये समझिएगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये d1 बाई, तो d1 बाई, ये देखिए अगर ये वाला d2 है तो d2 बाई 2, और ये इसका आधा, अगर ये वाला d1 है तो ये इसका आधा, ये वाला इसका आधा। तो आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हो गई, इसका मतलब या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इन दोनों में अंतर अगर आपको निकालना है तो हमको एक चीज पता है कि जो समानांतर चतुर्भुज होता है इसमें कोण 90 अंश नहीं बनता है, लेकिन आयत में 90 अंश बनता है। तो चलिए निकालते हैं एक बार, देखिए ध्यान समझिएगा। ये डायगोनल एक दूसरे को कितने पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं ना, 90 डिग्री पे। अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये 90 पे काटते हैं। और एक चीज और समझना है आपको कि दो लाइन अगर समानांतर होती हैं, अगर एक लाइन ऐसे इसको काट दिया तो ये एंगल जो भी होगा वही एंगल ये भी होता है। दोनों लाइन अगर समानांतर हैं, अगर एक दूसरे को ऐसे पास हुई है तो जो एंगल अंदर वाला ये होगा वही एंगल ये भी होता है, दोनों बराबर होते हैं। बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ये वाला अगर 90 तो ये भी 90, तो अगर ये वाला 90
तो ये वाला भी 90, ये भी समानांतर है इसके, तो ये 90 है तो ये भी 90। अगर ये तीनों 90 हो गए तो चौथा भी क्या होगा, 90 होगा। 360 में घटा देंगे तो ये भी 90, तो ये 90 सेम, इसमें भी ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। चारों कोण 90 आ गया। इसका मतलब ये समानांतर चतुर्भुज नहीं है, सिर्फ क्या है, आयत है। तो आगे से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि रोम्बस के अंदर अगर आप बनाते हैं, क्या रोम्बस के अंदर चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को बनाते हैं तो हाँ 180 होता है, इनका सम 180 होता है, तो एक हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सब लोग आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो आपको ये समझना था कि चारों भुजाएं अगर मध्य बिंदु पे है रोम्बस के अंदर, देन आंसर विल बी रेक्टेंगल। क्या होगा, आयत होगा। आज से ध्यान रखिएगा। सब लोगों के नजर में क्या था अभी तक, वर्ग था, कुछ देर बाद फिर पैरेललोग्राम हुआ, फिर रोम्बस हुआ, बाद में जाके फाइनल क्या रिजल्ट है हमारे पास, आयत है। ऐसे आप सबका प्रूव कर सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज के अंदर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हर एक चीज का प्रूव हो सकता है, बट अभी नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ज्योमेट्री में ज्यादा नहीं घुसना हम लोगों को। उसके लिए ज्योमेट्री वाला वीडियो आप देखिए ना, ज्योमेट्री का वीडियो है, ठीक है, ज्योमेट्री के वीडियो है ऑलरेडी एप्लीकेशन पे, वहां से आप चेक करिए। तो यहां हो गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट। तो ये चीजें हमने यहाँ पे सीख लिया अभी। अच्छा, एक चीज और समझ लेंगे, ज्योमेट्री का ही है लेकिन इसको अभी बाद में हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे, अभी ज्यादा नहीं। ये रोम्बस हो या फिर कोई भी समानांतर चतुर्भुज, ये सब में काम करेगा। हमने एक चीज बताया था, इसका मध्य बिंदु से इसको मिला दीजिए, इसके मध्य बिंदु से इसको मिला दीजिए। तो एक चीज तो हमने पढ़ा था कि ये वाला 50% होता है और ये वाला 25% होता है, ये 25% एरिया के हिसाब से। लेकिन अगर ये डायगोनल अगर ऐसे बना दिया जाए इनको, अगर ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, तो हमेशा ए बराबर बी बराबर सी होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, आगे मैं इसको प्रूव करूंगा। ये भी निकलता है ज्योमेट्री से ही निकलता है। क्यों ज्योमेट्री से निकलता है, क्योंकि इसमें भी हम इसको मिलाते हैं, इसमें सिमिलरिटी लगाते हैं, इन ट्रायंगल में इसको मिला के यहाँ पे इसको इस वाले में लगाएंगे मिला के। तो ये सब ज्यादा भी नहीं सोचना आपको, बस इतना जानना है कि अगर ये वाला मिड पॉइंट है तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस पे मिल जाएगा, बट एरिया तो हमको पता ही था, ये पूरा 50% होता है। ये मैंने डिस्कस कर लिया, प्रूव भी कर दिया शुरू में। ये वर्ग के लिए भी है, ये रेक्टेंगल के लिए भी है, ये रोम्बस के लिए भी है, ये सभी में काम करता है। ट्रापेजियम को छोड़ के, ट्रापेजियम में आमने सामने की भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं, वो अलग टाइप का बन गया उसमें, ठीक है। और रोम्बस से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। क्वेश्चन बनाया जाएगा तो क्वेश्चन तो बहुत सारा पॉसिबल है। एक चीज और बन सकता है, अगर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग तो एक चीज और इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं, क्या कि अगर रोम्बस के अंदर में सर्कल बना दिया जाए, रोम्बस के अंदर में क्या बना दिया जाए, सर्कल। लास्ट, ज्यादा नहीं, इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं समझना इसमें। अगर ये रोम्बस हमारे पास है और इसके अंदर सर्कल पॉसिबल है, जिनके चारों भुजाओं को क्या करे, ये टच करे। ये रोम्बस के अंदर एक सर्कल हो गया। अच्छा, डायगोनल भी बना लेते हैं। ये वाला डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल होगा। ये किस पे काटेगा, 90 डिग्री पे काटेगा। ये वाला हमको पता है कि ये d1/2 मान लेते हैं और इस वाले को d2/2 मान लेते हैं। ये वाला साइड है, साइड को a मान लेते हैं, जो भी मानना है मान लीजिए a। अच्छा, इसका रेडियस पूछा जाता है कभी भी, अभी आपने देखा होगा। रोम्बस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके चारों भुजाएं बराबर नहीं है अमर कुमार जी, इसलिए इसमें कंफ्यूजन ना होइए, ठीक है। इसमें क्या था, अभी जो क्वेश्चन था पिछला क्वेश्चन, ये रोम्बस इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये d1/2 था, ये d1/2 था, ये d2 था ना, ये d2, ये डायगोनल अलग अलग है ना। ये वाला इसके हिसाब से ये अलग डिस्टेंस आएगा, इसका अलग आएगा। तो चारों भुजाएं बराबर होती तब रोम्बस होता, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती तो रोम्बस होता है रोम्बस बनता है, वो अलग जगह बनता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं कभी कभी और मैक्सिमम लोगों को नहीं पता रहता है। या फिर डायरेक्ट अगर आपको एग्जाम मिलेगा तो इतना आप नहीं सोच पाएंगे, पहले से अगर आप कुछ नहीं जानते रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर रोम्बस के अंदर में वृत्त बन गया और इस वृत्त का रेडियस निकालने के लिए पूछा जाए आपसे, ठीक है। वर्ग का के अंदर तो आप निकाल लेते हैं डायरेक्ट a/2 करके, इसमें ऐसा नहीं कि a का आधा करके निकल जाएगा। तो ये हमको पता है कि ये 90 पे काटता है और ये वाला d1/2 हो जाएगा, ये वाला भी d1/2, ये भी चाहे तो ऐसा निकाल सकते हैं d1/2, ये d2/2। तो ये 90 पे है। अगर इसको यहाँ से मिला दें, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें ऐसे, तो ये हमको पता है टेंजेंट है तो कितना बनाएगा, 90 डिग्री। क्यों 90 बनाता है, ये भी ज्योमेट्री में बताया गया है कि 90 टेंजेंट पे क्यों बनता है। तो और इसकी वैल्यू कितनी होगी, r होगी।
और एक चीज सबको पढ़ाया गया था ट्रायंगल में, जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ रहे थे तो सबको बताया गया था आज राइट एंगल ट्रायंगल में कि ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है। अगर यहाँ से एक 90 डिग्री बन जाए और ये आर हो तो आर की वैल्यू होती थी ए बी बाई सी। ये मैंने शुरू में बताया था आपको, ये शुरू में बताया था जब ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे थे, तो कि अगर राइट एंगल, तो सेम चीज इसमें भी है। ये वाला देखिए, ये वाला 90 डिग्री है, यहाँ से 90 इस पे टच किया, ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाला हाइपोटेनस का काम करेगा। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू होगी, इनका गुणनफल d1/2 इंटू में d2/2 और अपान में ये क्या होगा हमारे पास a हो जाएगा। तो r की वैल्यू हो जाएगी d1 d2 अपान में 4a। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास रोम्बस के बारे में। जी हमारे पास हो गया रोम्बस के बारे में, जो चीज़ आपको जानना था मेंसुरेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसमें बताइए कहाँ पे दिक्कत है। संकित कुमार राय जी बताइए क्या नहीं समझ पाए आप। 8a क्यों होगा? इनका गुणा करेंगे ना, 2 2 तो 4 ही तो होगा। हाँ, चंकित कुमार राय जी बताएंगे क्या इसमें दिक्कत है। अगर नहीं समझ में आता तो आप वीडियो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको हर एक चीज़ बताया गया, उसको में समझ जाएंगे धीरे धीरे। 1-2 बार देखते देखते आपको माइंड में आ जाएगा। चंकित कुमार राय जी समझेगा d1 d2 कहाँ से आया। अच्छा, ये अगर साइड d1 होगी तब ये d1/2 होगा, अगर ये d2 होगा तो ये d2/2 होगा। अभी अभी तो रोम्बस में हमने पढ़ा था ना कि अगर ये डायगोनल जो होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। क्यों बाइसेक्ट करते हैं ये भी मैंने पढ़ाया अभी आपको, कि ये वाला इसका आधा हो जाएगा। अगर ये पूरा d2 मान लेते हैं, आप d1 d2 ना मानिए, इसको a भी मानना है तो a मान लीजिए, तो a/2 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा। कुछ भी नाम दे दीजिए, इसका नाम c रख लीजिए, नाम रखने से ऊपर नहीं। यहाँ पे आपका मतलब है कि ये d1 जो है ये डायगोनल है, ये d2 दूसरा डायगोनल है, ठीक है, उसके हिसाब से ये 4a होगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, वो वीडियो को दोबारा देखेंगे, और बाकी एकदम जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसा काम करेंगे जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके अंदर कभी भी सर्कल बने और इसका रेडियस पूछा जाए तो r बराबर होता है d1 d2। इसको याद कर लें बस, ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएं। अगर आपको एकदम नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ ऐसे लिख लेंगे d1 बराबर बिकड़ है और d2 बराबर दूसरी बिकड़ है और a बराबर क्या है, भुजा है, ऐसा कर लेंगे, ये कर सकते हैं। अब देखिए, पुराना वाला अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए कि इसमें ये कहाँ से आया, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे, ये वाला याद ही नहीं है आपको, अब ट्रायंगल नहीं पता है, आप यहाँ से चाहते हैं, हाँ इसका नोट्स यही टेलीग्राम में दे देंगे, बाकी यहाँ PDF आपके एप्लीकेशन पे भी अपलोड हो जाती है, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो हमको पढ़ना होता है कॉन्सेप्ट में, ट्रेपेजियम, स्पेलिंग देख लेंगे सही है कि नहीं, चलिए जो भी होगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज 2 तरीके के होते हैं। एक होता है विषम समलंब चतुर्भुज और एक होता है सम द्विबाहु समलंब चतुर्भुज। ये इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसको हम बोलते हैं स्केलन, स्केलन ट्रेपेजियम। दोनों से क्वेश्चन आपसे मिलते हैं, ठीक है, दोनों से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं। 2 तरीके के ट्रेपेजियम होते हैं, एक तो होता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज,
मैथ्स बाय डीपी सिंह। टेलीग्राम में अगर जाना है तो आपको टाइप करना है मैथ्स बाय डीपी सिंह, ठीक है, मैथ्स बाय डीपी सिंह करेंगे तो हो जाएगा। अब इसमें समझिएगा ये ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं? ट्रेपेजियम बोलते हैं उसमें कि अभी तक हमने पढ़ा था समानांतर चतुर्भुज। समानांतर में क्या थे कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर थी, लेकिन ट्रेपेजियम में क्या होता है कि सिर्फ दो आमने सामने की एक ही भुजा समानांतर होगी और दो भुजाएं समानांतर होंगी, दो समानांतर नहीं होंगी, तो ट्रेपेजियम होगा। ये कैसा भी हो जाए। तो जैसे विषम की बात बोले तो जैसे ये दो भुजाएं समानांतर हो गई, इसकी हमने ऐसे मान लिया कि दो भुजाएं ये क्या है समानांतर, तो सिर्फ दो समानांतर होगी, बाकी एक क्या होगा ऐसे होगा, तो एक यहाँ मिला देते हैं हम ऐसा, ठीक है, कहीं से भी इसको ले लेते हैं, तो हमने ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये वाले समानांतर नहीं होंगे, जैसे ये वाला अगर A है, ये B है, ये वाला C होगा, तो ये वाला क्या होगा D होगा, हम ऐसा मान सकते हैं अलग अलग। अच्छा, इसमें क्या होगा कि जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, इसमें दो भुजाएं देखिए समानांतर तो इसमें भी दो ही होंगी, ठीक है, समानांतर तो इसमें भी क्या होंगे दो ही होंगे, ये वाला A है, ये वाला B है, तो यही दोनों समानांतर होंगे। बट इसमें खासियत क्या होगा कि तीसरा वाला अगर ये वाला C है तो ये भी C होगा, ये दोनों भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि ये इसमें ये चारों अलग अलग भुजाएं होती हैं, दो समानांतर कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये दो भुजाएं बराबर होंगी, बाकी दो समानांतर होंगी। हाँ, प्रैक्टिस बैच का पीडीएफ पहले से डाल दिया गया है। अच्छा, शाम को आज क्लास है 7 बजे से, बिल्कुल तैयार रहिएगा। एनटीपीसी के लिए हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और तो उसका यूनिक तरीका से आज मैं बताऊंगा कैसे अर्थमेटिक के जो बेसिक एनटीपीसी वाले क्वेश्चन आते हैं उनको आप कैलकुलेशन कैसे कम कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। कमेंट इग्नोर कर देते हैं मतलब क्या, मैं नहीं समझा कमेंट कैसे है। एनटीपीसी जो यूट्यूब पे क्लास होती है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है कि नहीं हो पाता। नोट करना है इसको, तो ये नोट तो मैं दे दूंगा ना आपको, ये पूरा आपके पीडीएफ मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, वहाँ आप ले लीजिएगा। वहाँ प्रैक्टिस सेट का भी पड़ा हुआ है और वहाँ पे ये भी पड़ा हुआ है, दोनों पड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों को आप डाउनलोड कर लीजिए। बाकी नोट करना है तो बाद में नोट कर लिया करिए इसको। तो ये आ गया हमारे पास ट्रेपेजियम के बारे में थोड़ा सा जानकारी कि ट्रेपेजियम दो तरीके से होते हैं। आज है एनटीपीसी की क्लास, बिल्कुल आज तैयार रहिए सभी लोग एनटीपीसी की क्लास के लिए, ठीक है। हाँ, एनटीपीसी की क्लास होगी आज। चलिए, एक पहला चीज हम लोग आते हैं एरिया से रिलेटेड। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उसका एरिया निकालना है तो बेसिक ट्रायंगल वाले से एरिया ही निकलता है। जैसे हमको एक चीज़ तो पता चल गया कि ये वाला समानांतर, ये वाला समानांतर है, ये A है, ये वाला B मान लेते हैं, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए। अगर हमको सिर्फ हाइट दे दे, ये वाला हाइट, अगर ये हाइट दिया है तो अगर मैं इसको ऐसे ट्रायंगल बना दूं, ऐसे ट्रायंगल बना दूं, तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ B इंटू में H, और इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो कितना होगा, हाफ A इंटू में H। H देखिए दोनों के लिए सेम होगा, यहाँ भी H होगा और यहाँ भी बना देंगे तो वही H सेम होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो दोनों में H कॉमन है, तो हाफ A प्लस B इंटू में क्या आएगा, H आ जाएगा। यही हमारा एरिया का फार्मूला बन जाता है। कोई भी ट्रेपेजियम होगा, देखिए इस वाले ट्रायंगल का एरिया ये वाला, इस वाले ट्रायंगल का एरिया ये वाला है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया ये वाला है, तो हम क्या किए कि दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दिए तो ये पूरे ट्रेपेजियम का मिल गया। और ये क्या निकला हमारा, दोनों समानांतर भुजाओं का योग, दोनों समानांतर भुजाओं का योग इंटू में दोनों के बीच की दूरी। आज यूट्यूब पे क्लास है, बाकी आप ये एनटीपीसी मैथ्स प्रैक्टिस बैच है उसमें मिलेगा। एनटीपीसी आगे से जो वीडियो मिलेंगे एनटीपीसी मैथ्स प्रैक्टिस बैच में मिलेगा, ठीक है। एनटीपीसी मैथ्स प्रैक्टिस बैच जो लोग बाई किए रहेंगे उनको मिलेगा एनटीपीसी वाले वीडियो। बाकी जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं यहाँ तो मिलेगा ही मिलेगा आपको कंप्लीट वाला। हाँ, आज यूट्यूब पे होंगी क्लासेस और 7 बजे ही होंगी। एनटीपीसी का ऐप पे होगा, एनटीपीसी वाले बैच में होगा ना, इस वाले बैच में पीडीएफ अपलोड है। एनटीपीसी का जिनके पास बैच होगा, ये वाला जो होगा एनटीपीसी मैथ्स प्रैक्टिस बैच का जो बैच होगा उसके अंदर में पीडीएफ है।
मेंसुरेशन के कितने और लेक्चर होंगे देख लेते हैं। अभी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के कम से कम 1 लेक्चर या 2 लेक्चर और होगा, सर्कल के 3-4 लेक्चर होंगे और बस हो गया कंप्लीट। इसके बाद एक पॉलीगन का होगा 1-2 लेक्चर। तो हम देखें तो अभी लगभग 6-7 लेक्चर और चलेगा। 3D, अच्छा 3D भी तो है आपका अभी चलेगा उसमें, ठीक है। अभी उसमें इसको बहुत कुछ बचा हुआ है। हाँ, कल नहीं हुआ था, कल क्लासेस नहीं थी, आज है और कल भी होंगी, तो बिल्कुल तैयार रहेंगे। चलिए ये हो गया हमारे पास एरिया का फार्मूला, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अब और देखें, अगर हम लोग इसके अंदर में छोटा चीज़ जो मेंसुरेशन से पूछा जाता है वो क्या है, बहुत कुछ इसमें है। ट्रेपेजियम में भी बहुत कुछ देखेंगे हम लोग। ट्रेपेजियम को आज ही नहीं कंप्लीट करेंगे, ट्रेपेजियम को भी आगे ले चलेंगे। अगर हमने ऐसे बना दिया और हमने इधर बना दिया, एक हमने बता दिया कि ये वाला D1 है, ये वाला D2 है, ये वाला A है, ये वाला B है, इसको C और इसको हमने क्या बना दिया, D बना दिया। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है, वो क्या बनता है, इनके बीच में रिलेशन बनता है, मैं बताता हूँ। ये बनता है, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा आपका, कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2CD। एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा इसको सही करते हैं पहले। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB, ये होता रिलेशन। इसमें आपसे पूछा जाता है कभी कभी, एप्लीकेशन पे पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुआ होगा तो अपलोड करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो वीडियो अपलोड करवा दिया जाएंगे। तो ये ट्रेपेजियम का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर ट्रेपेजियम के अंदर दोनों के दोनों, हाँ अगर दोनों के दोनों डायगोनल दिए हों और सभी चारों भुजाएं दिए हों, तो कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डायगोनल दे दिया जाए या चारों भुजाएं दे दे और बोले कि डायगोनल के स्क्वायर का सम निकालिए। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन होता है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं, कैसे आया ये भी बताया जाएगा आपको, ठीक है, कहाँ से आया ये। जैसे ये वाला आपको दे दिया कि 3 है, ये भी 3 है, ये वाला 4 दिया है, ये वाला 5 दिया है, और आपसे पूछ दिया कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर का मान क्या होगा अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो, ठीक है। ऐसा पूछ लिया तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसमें। चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए सभी लोग। इसमें तो फार्मूला है, सिर्फ रख देना है और कुछ करना नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट मतलब कल वाली क्लास में। आज अभी थोड़ी सी दिक्कत है, और D1 बराबर D2 नहीं होगा। D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, वो डिपेंड करेगा कैसा है, अभी उसको बाद में भी हम लोग देख लेंगे।
कि डिपेंड करेगा किसके ऊपर कि कैसा ट्रेपेजियम है। अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तो D1 D2 बराबर भी हो सकते हैं, नहीं है तो अलग अलग भी हो सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में ट्रेपेजियम को पूरा करेंगे हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, बाइसेंट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये करेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इतना ही पढ़ना हम लोगों को इन तीनों के बारे में, थोड़ा थोड़ा चीज़ें। बाकी हमारे पास जो आएगा वो ये नेक्स्ट क्लास यानी कल वाली क्लास में होगा, ये सभी कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग। हाँ, पुराना जो ये वाला क्वेश्चन है इसको तो आप लोग ऐसे ही कर लेंगे। देखिए कौन सा वाला होगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसमें डायगोनल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो भी हम मैंने अलग अलग दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसे मैंने बना दिया अभी। 4 गुणे 5, सिर्फ यही आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी मैं निकाल देता हूँ, इसका पीडीएफ मैं अभी आपको सेंड करवा देता हूँ। ये कौन सा वाला है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स 5 होगा हमारे हिसाब से। 5वीं क्लास है क्या ये? अच्छा 5 हो चुका है, अब हम लोग करेंगे 6। पीडीएफ तो आपका शायद 6ठा नंबर का है, आप देख लीजिएगा जो भी होगा, 6 नंबर है शायद। हाँ, आपके लगभग 25 क्लास टोटल चलेंगे, 25 से मैक्सिमम मान के चलिए 25 से 28 के बीच में सारे क्लासेस हो जाएंगे आपके। इतने लेक्चर होंगे आपके मेंसुरेशन के, जिसमें 2D भी हो जाएगा और 3D भी हो जाएगा, ये दोनों कवर हो जाएंगे। 25 से 28 का मतलब लगभग 50 से 55 घंटे मैक्सिमम मान के चलिएगा, ठीक है। बाकी अभी आप लोग आइए, कहाँ पे आएंगे, अभी आप लोगों को आना है 7 बजे, तैयार रहिएगा 7 PM पे NTPC का यूट्यूब पे, यहाँ पे मिलते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा अर्थमेटिक वाले क्वेश्चन को लेकर, उसमें एडवांस भी है, अर्थमेटिक भी है, सभी चीज़ें हैं, उस पर सब कुछ देखेंगे हम लोग। पीडीएफ नहीं है तो अभी मैं अपलोड करवाऊंगा सभी बैचेस में, नहीं सभी बैचेस में, जो जो इस बैच का पीडीएफ होगा उस बैच में आपका अपलोड हो जाएगा। एनटीपीसी बैच की टाइमिंग जो डेली टाइमिंग होगी, देखिए वो 8 से 9:30 चलेगी, ठीक है। 8 से क्या होगी, 9:30 चलेगी। ये डेली का टाइमिंग यही रहेगा प्रैक्टिस सेट का, और ये 8 से 9:30 होगा। आज 7 बजे से है, बाकी कल से ये 8 से 9:30 चलेगी, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास यानी कल वाली क्लास में, और अभी मिलते हैं 7 बजे, ठीक है। 7 बजे सभी लोग आएँ। ये पीडीएफ मैं अभी अब डलवा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पीडीएफ शायद बन गया है और अभी ये मिल भी जाएगा आपको। ये क्वाड्रिलेटरल नंबर 6 है ना, यही तो है पीडीएफ। हाँ, ये ऐसे ही मिलेगा आपको, जैसा मैंने यहाँ पे पूरा जो जो मैंने लिखा था वो मिल जाएगा। आपने पढ़ा है तो इसको आप समझ सकते हैं। बिल्कुल, गुड बाय आज के लिए, अभी मिलते हैं 7 बजे दोबारा हम लोग। बिल्कुल, क्लास का टाइमिंग 8 बजे तक था, लेकिन आज क्लासेस 7 बजे से पहले रख दी गई हैं, इसलिए आज 7 बजे से होगा। बाकी टाइमिंग वही रहेगी, यहाँ पे टाइमिंग चेंज नहीं होगा। आपको आगे जो क्लासेस की टाइमिंग होगी वो 5 से 8 ही चलेगी। बाकी अब चलेगी हमारे पास क्या होगा कि 8 बजे से एनटीपीसी कल से चलेगा, तो 8 बजे से ही हम लोग करेंगे, ठीक है। बाकी ये क्लासेस 5 से 8 चलेगी। बाकी क्लासेस की टाइमिंग के ऊपर कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा और उसके लिए नहीं, टोटल आवर्स पे आप लोग काउंट करिए, ठीक है, कि पूरे आवर्स कितने होंगे। जैसे मैंने आज अगर 1.5 घंटे पढ़ाया तो कभी मैं 4 घंटे ही पढ़ाऊँगा, तो सभी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग शाम को 7 बजे।